हाय एवरीवन। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को डिस्कस करेंगे। 1919 को देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविज़न है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और देखेंगे कि किस तरह से इन प्रोविज़न को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि ये प्रोविज़न हम देख रहे हैं कि डायरकी की बात की गई है, तो हम एक-एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये सारी स्लाइड्स एक बार डिस्कस करेंगे और बैकग्राउंड के साथ सब समझाएँगे। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है? चीज़ें ईज़िली समझ में आने लगती हैं। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई कब? 1914 में। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई, और इंडिया ने इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक्सट्रीम सपोर्ट किया हर संभव प्रयास के साथ, और इंडियन पॉलिटिशियन ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। ये ब्रिटिशर्स का सपोर्ट क्यों किया गया? हर चीज़ में मैंने बोला व्हाय ज़रूर यूज़ करो, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई, इंडियंस ने क्यों सपोर्ट किया? वन ऑफ द मेन रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएँगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डिफाइन इन्होंने बाद में किया, मगर इंडियंस का यही मोटिव था कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। मतलब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री में कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दी गई, उसी तरह से हमें भी इंडिपेंडेंस दी जाए। मगर कुछ रेडिकल ग्रुप थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। ये वर्ल्ड वॉर एंड हुई 18 में, ठीक है? तो ये चीज़ें सब यहाँ देखने को मिलती हैं। अब इसके बीच में क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट हुआ। यहाँ पर आप लखनऊ पैक्ट देखोगे, ये लखनऊ पैक्ट किस-किस के बीच में हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ पैक्ट हुआ, और ये हुआ था 1916 में। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में डिसाइड हुआ कि हम मुस्लिम लीग को अपने कॉमन गोल के लिए और डिमांड के लिए एक पैक्ट करेंगे, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम चाहते हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की माँग को हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएँगे। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, जो आगे चलकर बहुत बड़ा पाकिस्तान का डिवाइडेशन हमें देखने को मिलेगा। अब 1917 में क्या मिलेगा आपको देखने को कि अगस्त डिक्लेरेशन आया। 1917 में ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, देखो इसको अदर नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू मैंने आपको बताया, जो पहले नाम आएगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और जो बाद में नाम आएगा वो वाइसरॉय होंगे। तो 1917 में मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन लाए, और अगस्त डिक्लेरेशन लाने का रीज़न था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो अगस्त डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का गोल क्या होगा? इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, और उन्हें रियलाइज हो गया था इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड मैंने आपको एक-एक चीज़ मैंने आपको बता दी। बैकग्राउंड में मैंने बताया किस तरह से मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, मुस्लिम लीग फॉर्म होने का क्या रीज़न था, और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसने सपोर्ट किया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है? अब वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कहा गया कि हम, मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई कि प्रिएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रिएम्बल आया, और इस प्रिएम्बल में बताया गया कि इंडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट होगा किसका? इंडिया इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये चीज़ बहुत सारे लिबरल्स को और रेडिकल ऑर्गेनाइज़ेशन को, रिवॉल्यूशनरीज़ को बहुत बुरी लगी कि हम इंडियंस ने इनको बहुत पार्टिसिपेट किया ताकि ये वॉर में जीत सकें, मगर हमें आज भी वही ब्रिटिशर्स के नीचे ही रखा जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखी। अगला पॉइंट किससे रिलेटेड है? अगला पॉइंट रिलेटेड टू है सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हम जानते हैं, ब्रिटेन में एक शख्स बैठे हुए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अब बदल कर कौन हो गए थे? मॉन्टेग्यू हो गए थे, और ये कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, ठीक है? ये ब्रिटेन में बैठे हुए थे, और इंडिया में जो इनके
ताबे अधीन कह सकते हैं क्योंकि वाइसरॉय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करते थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो डेवलप करते थे पॉलिसी या एक्ट वो इनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती थी। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अदर चेंजेस देख लेते हैं, पहले इसको रिमूव कर देते हैं। अदर चेंजेस क्या देखने को मिले? अदर चेंजेस में आप देखोगे कि हम देख चुके थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस तरह से पैक्ट एक हो गया। उसमें एक चीज़ कही गई कि जो आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से क्यों देते हो? ये सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से आपको नहीं देना चाहिए। मगर इस पर ब्रिटेन ने क्या कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाता है और दूसरा एजेंसी का वर्क करता है। मतलब इंडिया में जो काम हो रहे हैं उसके वर्क करता है और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाता है। इसलिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाती है। मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका अपोज किया। अपोज करने के बाद क्या किया गया कि इसके जो वर्क है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो अलग कर दिए गए और जो है एजेंसी का वर्क किसे दे दिया गया? एजेंसी का वर्क दे दिया गया हाई कमीशन फॉर इंडिया को। हाई कमीशन फॉर इंडिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया करके एक पोस्ट बनाई गई और जो इंडिया में काम होते थे वो इसके द्वारा करते थे और ये ब्रिटेन लंदन में बैठे रहते थे। तो अब क्या किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभा रहा है इसकी सैलरी जो है किसके द्वारा दी जाती थी? आप देखेंगे ये दी जाती थी लंदन के द्वारा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। अब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठे हुए थे और इंडिया के वर्क करते थे, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी। तो इस पे भी थैंक यू बोला किसने? मुस्लिम लीग ने कि हमारी जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो क्या बदलाव हुए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे जैसा कि हम लास्ट टाइम जानते थे। लास्ट टाइम में क्या हुआ था? अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे, लास्ट टाइम में क्या देखने को मिलता है कि लास्ट टाइम में 1919 में आपको सॉरी 1909 में देखोगे कि वाइसरॉय होता था और इसकी 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और इसमें 1 मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी अपॉइंट किए गए थे। मगर अभी भी ये 6 ही मेंबर थे मगर यहाँ पर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था। 6 में से 3 जो थे ब्रिटिशर्स थे और 3 इंडियन थे। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर देखने को मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है आपकी सेंट्रल लेवल पर हम देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेचर में चेंजेस आए। मैंने आपको ये बार-बार डिस्कस किया है ताकि आप रिवीजन करें। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्लस क्या होता है एडिशनल मेंबर होते हैं। हम जानते हैं कि पहले क्या था कि वाइसरॉय होता था और वाइसरॉय की 6 मेंबर की क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और हमने देखा था एडिशनल मेंबर 16 से लेकर 60 मेंबर तक अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता था ऑफिशियल होते थे और नॉन ऑफिशियल होते थे। अब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल 28 हो गए थे जो वाइसरॉय अपॉइंट करता था और नॉन ऑफिशियल में 5 नॉमिनेट करता था वाइसरॉय और 13 मेंबर सेपरेट इलेक्टोरेट से आते थे और बाकी के मेंबर जिसमें से 2 जो आते थे वो अपॉइंट किए जाते थे कलकत्ता और बॉम्बे की चैम्बर्स के द्वारा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा और 12 मेंबर इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंसेस इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। अब ये आप इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वर्ड में कंफ्यूज कुछ मत होना। देखो नॉमिनेट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इलेक्ट किया जाता था प्रोविंसेस के द्वारा। इलेक्शन की प्रोसेस बहुत लिमिटेड थी, बहुत ही कुछ परसेंटेज लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह के प्रोविजन हमने यहाँ पर देखे। अब आप आगे देख लो, आगे इसमें चेंजेस क्या हुए। अब चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने डिमांड की ये 16 से 60 ना लेकर आप इसे 150 मेंबर कर दो, ठीक है? और इसमें 50 में से जो 75 होना चाहिए वो इंडियंस होना चाहिए और 75 के अंदर 25 जो 1/3 होंगे वो मुस्लिम्स होंगे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट हुई। अब सेंट्रल लेवल पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, क्या हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। आप यहाँ देखो ये
अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक-एक चीज़ हम दोबारा से समराइज़ भी कर देंगे ताकि आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी ना हो। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर पर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाना चाहिए। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। देखो दोनों का काम लगभग सेम ही था, मगर क्या करता था लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होती थी चीज़ें और इम्प्लीमेंट की जाती थी एग्जीक्यूटिव के द्वारा काउंसिल लेवल पर क्या था प्रोविंसेस को भी रिप्रेजेंटेशन था। अब इसमें देखने को आपको क्या मिलेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 145 मेंबर थे और 3 साल का टेन्योर था जबकि लेजिस्ले काउंसिल ऑफ स्टेट जो थे जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं अभी भी इंडिया में इसमें 60 मेंबर थे। तो इस तरह से ऑफिशियली और ये नॉन ऑफिशियली दोनों थे इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों तरह के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर होते थे और नॉमिनेटेड मेंबर होते थे। इसमें तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो गए। इलेक्टेड मेंबर में जो होते थे, जनरल से आते थे, मुस्लिम आते थे, यूरोपियन आते थे, लैंडलॉर्ड आते थे, इंडियन कॉमर्स से आते थे और सिख आते थे। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपेंड कर दिया गया था। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली का इंट्रोडक्शन हुआ और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हुआ और इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 3 साल का रखा जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे इसका टेन्योर 5 साल का रखा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है और कुछ भी चीज़ याद नहीं रखना है। बाकी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में बताई गई हैं बहुत सारी जगहों पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम वही चीज़ देखेंगे। हमने देखा कि किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई। अब प्रोविंसेस लेवल पर देख लेते हैं। कि क्या-क्या चेंजेज़ आए, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पहले के एक्ट 1909 के एक्ट में देखा था कि किस तरह से 7 जगह पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाए गए 7 जगह कौन-कौन सी यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आज यूपी कहते हैं, बंगाल और पंजाब, मद्रास और आसाम, बॉम्बे एंड बर्मा। अब एडिशनल मेंबर जो इलेक्ट किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, अदर एडिशन कहाँ से जोड़ा गया? बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ऐड की गई और की गई सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस आज जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेंबर जो होते थे ऊपर-नीचे होते रहते थे, कुछ इलेक्ट होते थे, कुछ जो है नॉमिनेट किए जाते थे, कुछ ऑफिशियल होते थे, नॉन ऑफिशियल होते थे। आपको इतना याद रखना है कि किस तरह से 1909 के एक्ट में 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाए गए थे, 2 और बढ़ाए गए, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंसेस। अब सबसे अदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डायरकी। सेंट्रल क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया ने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो डायरकी क्या होता है। देखो डायरकी क्या होता है, पहले क्या होता था सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाती थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाती थी। मगर डिसाइड नहीं था कि किसका लॉ इम्प्लीमेंट होगा। आखिरकार सेंट्रल लेजिस्लेचर हावी रहती थी किसी कुछ एक्ट में को सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती थी, कुछ एक्ट में क्या था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती थी। अब क्या हुआ के सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए। सेंट्रल सब्जेक्ट अलग कर दिए गए, जो फेडरल के लिए इम्पोर्टेंट थे और पूरी इंडिया की यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट थे। जैसे डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेशन से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड। इस तरह के सब्जेक्ट जो है सेंटर में दिए गए और अदर क्या किया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। यही जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया यही डायरकी कहलाती है। ये आपको याद रखना है इसे ड्यूल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बताया जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उन्हें ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में बदला गया इसी को हम डायरकी कहते हैं। ठीक है? और ये डायरकी क्या थी अब आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ये वेरी लेस इंपॉर्टेंट थे। बहुत कम इंपॉर्टेंट थे इसे क्या था गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था और इंडियन मिनिस्टर इस पर जो है अपनी राय देते थे। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे प्रोविंसेस में जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड, बॉर्डर इश्यू से रिलेटेड। इसमें क्या था गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम इसको सारे को समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिस्कस कर रहे हैं हम। ये अगस्त 20 1917 में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1921 में, ठीक है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मैंने बताया जिसका नाम पहले आएगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और जिसका बाद में आएगा वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस रिलैक्स कर दिया गया था। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सेंटर का कंट्रोल जो है धीरे-धीरे कम कर दिया गया प्रोविंसेस में और सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट अपार्ट कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या है? तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, जिसे मिनिस्टर ऐड जिसे मिनिस्टर के द्वारा ऐड दी जाती थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। मैंने आपको बताया कि इंडियन मिनिस्टर होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो क्या था गवर्नर के द्वारा ट्रांसफर सब्जेक्ट को राय देते थे और गवर्नर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता था। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट आप देखेंगे वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे। इसी फॉर्म को हम डायरकी कहते हैं। डायरकी का मतलब है डबल रूल और ये एक्सपेरिमेंट लार्जली अनसक्सेसफुल हुआ था। मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि सेंटर बीच-बीच में प्रोविंसेस में इंटरफेयर करती रहती थी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म आया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल आई और सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली आई। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट आया और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली आई। अगला पॉइंट क्या है कि वाइसरॉय की हाँ, ये मैंने आपको पहले ही सबसे पहले डिस्कस किया था। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 की ही रही, जो 1909 में भी थी, मगर यहाँ पर 3 इंडियंस को अपॉइंट करने लगे, ठीक है? अब कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया, सिख को दे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को, जो मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए। सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि कैसे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए जिन्हें एजेंसी का वर्क दिया गया। ठीक है। आगे क्या बताया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना इंडिया में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ 1926 में और इंडिया में ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट आया और सेंट्रल को कंट्रोल उसको अलग कर दिया गया। प्रोविंसेस को बहुत ऑटोनॉमी दी गई और अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी कमीशन। इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए 10 साल के बाद कि वो कमीशन अपॉइंट किया जाएगा और देखेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कैसी हुई। मगर ये 10 साल बाद नहीं आया था, ये पहले ही आया था। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कमीशन ने किस तरह से वर्क किया। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम और डायरेक्ट इलेक्शन बहुत कम लोगों को मिला था, केवल 17,000 लोग ही थे जो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए एलिजिबल थे। ठीक है? मगर 65% सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उसके मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन बोर्ड कर रहे थे, 70% प्रोविंसेस में कर रहे थे। अमीर लोग थे। 10 साल बाद साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाना था मगर 3 साल पहले ही आ गया था। 2030 में आना था इसे ये दो ओह सॉरी 2030 रियली सॉरी 1930 में आना था ये 1927 में ही आ गया और लास्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया इंडिया में और रिक्रूटमेंट सेंट्रल लेवल के लिए यहीं से हो गया। ठीक है? रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।